देखो आज हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए, एक अगली हेडिंग है, यूनिट नंबर 3 की एक अगली हेडिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग मान के चलो इसको, है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% मान के चलो पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ। नाम क्या है इस हेडिंग का? एम्पियर का परपथीय नियम। क्या नाम है? एम्पियर का परपथीय नियम। जिस तरीके से हमारा जो चैप्टर पहला था जिसका नाम था स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, स्थिर वैद्युतिकी। तो जो चैप्टर पहला था उसमें हमने एक थ्योरी पढ़ाई थी, एक सिद्धांत पढ़ाया था, गॉस का नियम। एक नियम पढ़ाया था, क्या नाम था उसका? गॉस का नियम। याद है किसी को गॉस का नियम? क्या है गॉस का नियम? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से अंदर या उस पृष्ठ से बद्ध, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही तो होता है गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय। बोलो। बिल्कुल उसी की तरह ये भी है, लेकिन वहां पर वैद्युत के लिए हो रहा था, यहाँ पे चुंबक की बात हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है। वहां वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही थी, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है। आई बात समझ में? उसी की तरह ये भी है, तो इसीलिए मैंने क्या लिखवाया है, यह नियम स्थिर विद्युत में गॉस के नियम के समतुल्य है। देखो लिखवाया कि नहीं लिखवाया? गॉस के नियम जैसा है। अब ये नियम होता क्या है, बहुत ध्यान से। इस नियम के अनुसार, देखो, इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश, बंद पथ हो या परिपथ हो, उसके अनुदिश मतलब उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र को हम कहाँ से लिखते हैं? डी से तो लिखते हैं ना। उसका रेखीय समाकलन मतलब रेखा, मतलब लंबाई के अनुदिश उसका समाकलन करना है चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, तो उसको कहेंगे रेखीय समाकलन। और रेखीय समाकलन के लिए साइन होता है, ये चिन्ह हो गया समाकलन का और ये हो गया रेखीय समाकलन का। ये साइन होता है रेखीय समाकलन। आई बात समझ? तो किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर इंटीग्रल, का मान उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा। कुल धारा का मतलब हुआ कि जैसे मान लिया कोई तार है और इसमें धारा आई बह रही है, ठीक। अब मान लिया इसमें कुछ और भी धारा बह रही है, उल्टी बराबर है, मान लिया 5 एम्पियर, है ना। और इसी के पास में कोई दूसरा तार भी रखा हुआ है, इसी के पास जस्ट बगल में, उसमें नीचे की तरफ धारा बह रही है 3 एम्पियर। तो कुल धारा कैसे निकालेंगे? इन दोनों को घटा देंगे, हटाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि उल्टी दिशा है। तो 5 - 3 बराबर 2 एम्पियर परिणामी धारा आ जाएगी, तो कुल धारा ये हो जाएगी अगर है तो। इसलिए मैंने कुल धारा लिख दिया है यहाँ पे। उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा के मान का μ0 गुना होता है। किससे गुना? μ0 गुना होता है। बिल्कुल गॉस की प्रमेय जैसा नहीं लग रहा है? वहां पे आवेश का एप्सिलॉन 1/ε0 गुना होता है कुल वैद्युत फ्लक्स। और यहाँ पर रेखीय समाकलन, किसका रेखीय समाकलन? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है उस पृष्ठ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा के मान का μ0 गुना होता है। कुछ ऐसे समझ लो, जैसे ये तार है, ये तार है और इस तार में धारा आई बह रही है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र हुआ, उत्पन्न हुआ कि नहीं? तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उस चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम बी कहते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे, एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर चुंबकीय क्षेत्र को हम निकाले तो वो आ गया बी, आर दूरी पर। बोलो, तो इसको अगर हम बी कर दें, तो अगर हम इसका रेखीय समाकलन करें, यानी कि चारों तरफ का पूरा निकाले, हम चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र का पूरा निकाले, तो हम क्या करेंगे? इसका रेखीय समाकलन तो करेंगे, इंटीग्रेशन ही तो करेंगे इसका। तो इसका जो रेखीय समाकलन होगा उसको कैसे लिखेंगे? अगर अल्पांश यहाँ पे हम dl ले लेते हैं, इस वृत्ताकार खंड का अल्पांश dl ले लेते हैं, तो इसका जो रेखीय समाकलन होगा वो ऐसे तो होगा, देखो b बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का चिन्ह बनाएंगे, और रेखीय है तो ऐसे बना देंगे। बोलो, अब क्योंकि रेखीय समाकलन हो रहा है तो किसी न किसी के अनुदिश के अनुदिश हो रहा है, लंबाई के अनुदिश हो रहा है, तो यहाँ पे dl लिख देंगे। तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। आई बात समझ में? और ये किसके बराबर होता है?
इसमें बहने वाली, स्टार में बहने वाली, पृष्ठ के गुजरने वाली कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा कितनी है? आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो कहे से गुना कर देंगे, म्यू नॉट है ना, तो म्यू नॉट पहले लिख दो, आई बाद में। आई जो है वो म्यू नॉट गुना है। बोलो यही तो लिखा है देखो सूत्र में। इस कथन को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, चेक कर लो एक बार फिर से। किसी बंद परत से या परिपथ से अनुदित चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन, देखो चुंबकीय क्षेत्र लिखा हुआ है, फिर उसका रेखीय समाकलन हो रहा है? डीएल क्यों लिखा? क्योंकि डीएल के अनुदित चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र डीएल के सापेक्ष बदल जुड़ रहा है आपस में। आई बात समझ में? बोलो ये बराबर होता है उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा, इस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली धारा। कुल धारा कितनी है? आई है। धारा का मान म्यू नॉट गुना होता है। देखो म्यू नॉट लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? बताओ ये परिभाषा याद हो जाएगी कि नहीं? सब लोग बोलो याद हो जाएगी है? यहाँ से याद कर लेना, वैसे पढ़ना लिखना तो सब है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। अगर कोई पूछे कि एम्पियर के परपथीय नियम से आप क्या समझते हैं, तो आपको बस यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख देना है, पूरी बात बता देनी है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा के मान का म्यू नॉट गुना होता है। इसका फार्मूला होता है सूत्र, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रल या लीनियर इंटीग्रल ऑफ बी डीएल, लीनियर इंटीग्रल ऑफ बी डीएल। भाई रेखीय समाकलन को क्या कहते हैं? लीनियर इंटीग्रल ही तो कहते हैं। तो लीनियर इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। आई मतलब धारा का मान, ठीक। म्यू नॉट तो सबको पता है, निर्वात और वायु की चुंबकशीलता, इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है उसके चारों तरफ। डीएल लंबाई है, अल्फांश की लंबाई है, ठीक। उस टोटल अल्फांश की लंबाई का इंटीग्रल, लीनियर इंटीग्रल या रेखीय समाकलन का मान उसमें बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब बताओ समझ में आई बात? बोलो इसके चारों तरफ उत्पन्न जितना भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र इसमें बहने वाली धारा और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होगा। अब ये आया कहाँ से? इसकी उपपत्ति भी हम करवाएंगे, ये कहाँ से आ गया है, ठीक है। इसको प्रूफ भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले इसके नियम को तो पढ़ लो। नियम समझ में आया कि नहीं बताओ? आया तो नियम लिखो, फिर उसके बाद हम इसकी प्रूफिंग कराते हैं। हो गए है ना? सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, हम इस नियम की प्रूफ करेंगे, इस नियम की उपपत्ति करेंगे, ठीक। इसका डेरिवेशन करेंगे, ये कहाँ से आया, बहुत ध्यान से समझना सब लोग। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चालक कार ले लेंगे। ये चालक कार है, देखो सब लोग बोल रहे हैं ये चालक कार है, और इस चालक कार का नाम हम दे देते हैं एक्स वाई, एक्स वाई। ये चालक कार का नाम है एक्स वाई। इसमें नीचे से ऊपर की तरफ धारा बह रही है, उस धारा का मान है आई। कितनी धारा बह रही है? आई धारा बह रही है। तो बताओ क्या इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा? होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो हम मान लेते हैं कि आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। अब वो बिंदु पी, ये बिंदु पी है, और वो बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र है। आर दूरी पर इसके चारों तरफ, इस तार के चारों तरफ एक ऐसा वृत्त की कल्पना करेंगे जिस वृत्त की परिधि पर पी भी मौजूद है। आई बात समझ में? कुछ इस तरीके का वृत्त बनेगा, एक वृत्त की कल्पना करेंगे इस तरीके की, जिस वृत्त के परिधि पर कौन मौजूद है? पी भी मौजूद है, इस तरीके से, ठीक। दिख रहा है? ये वृत्त दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इस तरीके से वृत्त की कल्पना, ठीक से समझ में आ रहा? थोड़ा सा फिर से बना देते हैं। अब ठीक है, ये इस वृत्त का केंद्र है, ठीक। ये वाली परिधि इस तरफ है तार के, ये वाली परिधि तार के उस तरफ है। ये वृत्त का केंद्र है, इसको हम ओ लिख देंगे, और इसमें बहने वाली धारा है आई, यहाँ आई लिख दिया मैंने, ठीक। और ये जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक। स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यहाँ पर
चुंबकीय क्षेत्र अगर हमको मान निकालना है तो वो हम निकाल चुके हैं, इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। परिमित लंबाई के चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने का फार्मूला मैंने पढ़ाया, परिमित लंबाई वाला। बोलो, तो P पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें r दूरी पर परिमित लंबाई पर, तो परिमित लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा बताओ। P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? परिमित लंबाई कितना, ये देखो पढ़ाया ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन ए था। यहाँ पे बीच की दूरी हम कितनी ले रहे हैं? आर, आर ले लेंगे। इसको कर दो समीकरण नंबर 1। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने एक डेरिवेशन करवाया है परिमित लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो वहां पे मैंने 2 फार्मूले लिखवाए थे। अगर इनके इंड्स हमको पता है दिख रहे हैं, तो फिर इस तरीके से एक लाइन 2 लाइनें खींचते थे, जिसमें से नीचे की तरफ π1 ऊपर की तरफ π2 कोण बनाते थे, तो कोण वाला फार्मूला बनेगा। लेकिन अगर इनके इंड्स बहुत दूर हैं, यानी कि अनंत लंबाई का अगर एक चालक तार है, तो अगर हम r दूरी पर कोई बिंदु P लेके वहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालते तो ये सूत्र बन जाता है। आई बात समझ में? बोलो, फिर cos ∅1 प्लस cos ∅2 का मान एक एक रख करके, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो दोनों एक है तो 2 बन जाएगा, तो ऊपर से यहाँ 4 कट जाएगा, तभी तो 2 बन गया यहाँ पे। बोलो, बताएं क्या फोल्ड पे है, तो समझ जाओगे। मैंने एक डेरिवेशन करवाया है, उसी डेरिवेशन पर आधारित है ये। बोलो, हाँ ये छोर यहाँ पे एक्स वाई है मान लिया, लेकिन ये आगे तक बहुत फैले हुए हैं, ये भी नीचे तक फैले हुए हैं। हमको नहीं पता ये कितना लंबा तार है, इसकी फिक्स कोई लंबाई नहीं है, अनंत लंबाई तुम मान सकते हो। जिसकी लंबाई, जिसके छोर, जिसके सिरे हमको दिखते थे, बोलो, उसी को तो कहते हैं परिमित लंबाई। हाँ ये वाला, तो इसमें इसके जब ये और ये दोनों अनंत पे पहुंच जाएंगे, ये लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फाई के मान क्या हो जाते थे? 90 डिग्री हो जाते थे। बोलो, यानी कि वो एक अपरिमित लंबाई बन जाता था, अनंत लंबाई का चालक तार बन जाता। तो ये अनंत लंबाई का चालक तार मान के चलो, अनंत लंबाई का है, इसके सिरे हमको नहीं दिख रहे हैं, इसके छोर हमको नहीं दिख रहे हैं, तो परिमित लंबाई मतलब अपरिमित लंबाई वाले जो है चालक तार, उसके लिए फार्मूला देखो क्या होता है। B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर, और ब्रैकेट में साइन ∅1 प्लस साइन ∅2। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है? बोलो, जब इनके सिरे दिख रहे होते हैं तब, और जब यही तार खूब लंबा हो जाता है, अनंत लंबाई का हो जाता है, तो इनके सिरे अनंत पे पहुंच जाते हैं, तो ये वाले कोण 90-90 के हो जाते हैं। बताओ, 90-90 के हो जाते हैं, ये 90-90 के हो जाते हैं, और जब 90-90 के हो जाते हैं तो साइन 90 का मान 1 और साइन 90 का मान 1, 1 2 हो जाएगा। बताओ, 2 हो जाएगा। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 पाई। देखो वही फार्मूला लिखा है, नहीं लिखा है? ये करवाया नहीं करवाया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि फार्मूला कहाँ से है? नहीं ना? तो P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया इस बिंदु P पर। बोलो, और हम चाहते हैं कि ये जो वृत्ताकार पथ है पूरा, इस पूरे वृत्ताकार पथ के लिए तुमको छोटा सा अल्पांश ले लें। छोटा सा अल्पांश ये ले लिया मैंने, dl, इसकी लंबाई है dl। चलो यहाँ ले लो अल्पांश, यहाँ पे ये dl लंबाई का एक अल्पांश ले लिया। ये भी तो r दूरी पर dl लंबाई का अल्पांश यहाँ ले लो, यहाँ पे ये dl लंबाई का अल्पांश जिसकी दिशा इस तरफ है। बताओ, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगर हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाएं, तो अंगूठे को हम रखेंगे धारा की दिशा में। बताओ, तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम यहाँ पे देखें, इस वाले पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें, तो हमारी उंगलियां अंदर की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसी तरफ तो होगी। चेक कर लो, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर की तरफ है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और यहाँ पर बी की दिशा कितनी होगी? बताओ, बी की दिशा कितनी होगी? बी की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र होगी, बी की दिशा और बी की दिशा मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई, और डीएल की दिशा भी वो तो वही होगी, इसी दिशा में तो डीएल है। क्यों? इसी दिशा में डीएल है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और डीएल की दिशा सेम होगी। बोलो, यहाँ पे अगर हम इस वृत्त को बहुत छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दें, ठीक है, यदि वृत्त को
छोटे छोटे खंडों में जिसकी लंबाई dl हो में विभक्त कर दिया जाए। छोटे छोटे खंड में प्रत्येक खंड की लंबाई कितनी होगी? एक काम करो, खंडों में विभक्त कर दिया जाए तो प्रत्येक खंड की लंबाई बराबर dl होगा। ये dl भी और dl है, ये यहाँ पे है और चुंबकीय क्षेत्र का सेम है, ये तो होगी। खंड पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? ये तो होगा b, और उसकी दिशा भी वही है। बोलो, तो ये दोनों वेक्टर की तरह काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बी वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, मैंने कक्षा 11 में पढ़ाया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके होता है। यहाँ पर भी वही सेम चीज बन रही है कि अगर बी वेक्टर और डॉट डीएल वेक्टर इसका अगर हम मान निकालें तो इसका मान कितना बनेगा? बी इंटू डीएल कॉस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, बनेगा ना। इसी तरीके से अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, छोटे छोटे खंडों का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल आएगा कि नहीं? बताओ, अगर हम डीएल लंबाई के खंड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, डीएल लंबाई के खंड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन करते चले जाएं, समाकलन का मतलब सबको जोड़ते चले जाएं, तो इसके चारों तरफ जितना भी संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान नहीं निकल जाएगा? बताओ, तो हम क्या देंगे इसका रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन कैसा करते हैं? ऐसे बनाओ समाकलन का चिन्ह और ऐसे गोल बना दो, हो गया रेखीय समाकलन। बोलो, और फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं? b इंटू डीएल, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? जब ये खुलेगा तो कैसे बनेगा? ऐसे तो बनेगा b इंटू डीएल कॉस थीटा, ये तो बनेगा। यहाँ से मैंने इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा दिया, ये लगा दिया मैंने क्या रखा? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का मान रख दिया ऊपर से, चाहो तो इसको समीकरण नंबर 2 करके लिख दो, ऊपर से रख दिया मैंने मान। बताओ, मैंने एक छोटे से खंड की लंबाई डीएल मान ली और उस डीएल के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान है बी इंटू डीएल, और दोनों सदिश हैं, डॉट में लिखे हुए हैं। बोलो, तो ये बी इंटू डीएल कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे के लिए तो निकलेगा मान, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो वो मैंने इस तरीके से वाला चिन्ह लगा दिया इंटीग्रेशन वाला। फिर मैंने जब इसको खोला तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, बी इंटू डीएल कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ से आया? दो वेक्टरों को अदिश गुणन है ये, ठीक, यहाँ से आया। इसके बाद क्या करें? इसके बाद देखें थीटा का मान कितना है, कोई बताएगा थीटा का मान कितना है? डीएल, देखो जब लिखते हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बी कॉस थीटा ऐसे लिखते हैं, तो ये थीटा होता है दोनों सदिशों के बीच का कोण। ए और बी दोनों सदिश हैं, दोनों सदिशों के बीच के कोण को थीटा कहते हैं। यहाँ पर दो सदिश हैं डीएल और बी, दोनों के बीच का कोण बताओ कितना है? बी की भी दिशा इधर ही है और डीएल की भी दिशा इधर ही है, तो थीटा बराबर कितना आया? 0। तो यहाँ पे लिख दो बी वेक्टर तथा डीएल वेक्टर के बीच का कोण कितना है? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डीएल इज इक्वल टू, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b dl cos 0। बताओ, अब cos 0 का मान होता है कितना? 1 होता है। बोलो, cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं? b इंटू डीएल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डीएल, cos 0 हट गया, cos 0 की जगह पर हमने क्या लिख दिया? 1। अब समीकरण 1 से b का मान उठा के उसमें रख दो, समीकरण 1 से b का मान किसमें रखना है? रखने पर b का मान रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डीएल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b का मान रखो ये वाला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, और फिर इंटू डीएल, ठीक। फिर इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल
बराबर इसमें जो कांस्टेंट होगा वो बाहर चला जाएगा, उसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, पूरा कांस्टेंट है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर पूरा कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, डीएल। डीएल का हमको इंटीग्रेशन करना है, लीनियर इंटीग्रेशन। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर गुणे डीएल। देखो इस तरीके के डीएल डीएल बहुत सारे अल्पांश हैं कि नहीं है, देखो छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया है। और सबके लिए अगर हम सबको इंटीग्रेट करेंगे, लीनियर इंटीग्रेट करेंगे, तो सारे के सारे जुड़ते नहीं चले जाएंगे, सब के सब जुड़ते चले जाएंगे, सब जुड़ेंगे। डीएल 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 बहुत सारे होंगे और सबको इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हुआ, सब जुड़ रहे हैं। और तो जुड़ जाएंगे तो ये पूरा वृत्त ही तो है, तो वो पूरी एक वृत्त की परिधि नहीं बन जाएगी। और आर त्रिज्या के लिए अगर कोई वृत्त है उसकी परिधि निकालना तो फार्मूला कौन सा होता है, 2 पाई आर। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। बोलो अब क्या करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। बताओ यही है एम्पियर के परपटीय नियम की नहीं है। देखो बात समझ में आई। सबसे पहले क्या करना है, तार लेना है, उसके चारों तरफ हमको एक वृत्त की कल्पना कर लेनी है, वृत्त पर कोई बिंदु P ले लेना है, P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये लिख देना है। लिख दोगे ना, ये कहाँ से आया बता दिया मैंने। फिर हम क्या करेंगे कि हम वृत्त को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देंगे, प्रत्येक खंड की लंबाई डीएल होगी। उस डीएल से रिलेटेड जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा बी इंटू डीएल। बी इंटू डीएल दोनों क्या है, दोनों है सदिश। तो दोनों का जो सदिश होगा वो होगा बी डीएल कॉस थीटा, यही तो होगा बी डीएल कॉस थीटा। अब बी डीएल कॉस थीटा में देखो थीटा का मान कितना है, तो डीएल की दिशा और बी की दिशा एक ही है, इसलिए थीटा बराबर 0 रख दिया। जब थीटा बराबर 0 रखोगे तो यहाँ खाली बी डीएल ही बचेगा, खाली बी डीएल बचेगा। अब इस बी डीएल में उठा के बी का मान रख दो, उठा के बी का मान मैंने रख दिया, देखो रख दिया। अब जब उठा के बी का मान रख देंगे तो पूरा पूरा बी का मान कांस्टेंट ही तो है, ये बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डीएल। डीएल का करोगे इंटीग्रेशन, लीनियर इंटीग्रेशन, डीएल का लीनियर इंटीग्रेशन 2 पाई आर होता है, ये 2 पाई आर नीचे के 2 पाई आर कट जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई बच जाएगा। यही एम्पियर का परपथीय नियम है, यही एम्पियर का परपथीय नियम है। तो इस नियम की पुष्टि इस डेरिवेशन से हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत बताओ, ये चित्र जरूर बनेगा उपपत्ति में, बोलो, और ये नियम जरूर याद रखना है, ये पूरा तुमको याद ही रखना है, ठीक है। बोलो यहाँ से डेरिवेशन करना है, यहाँ से ये उपपत्ति है, ये ऊपर नियम है नीचे उपपत्ति है, प्रूव करना है। अगर किसी को कोई समस्या हो या समझ में नहीं आया हो फटाक से पूछो हमसे, कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, आराम से उतारो।